छोटी छोटी बातों पे उससे हमारी लड़ाई हो रही थी। मैंने उसे बोला था कि यार ऐसे नहीं करो, मैं मर जाऊंगा, आपको पता है। अपनी महबूबा से झगड़े के बायस आशिक ने खुद को गोली मार ली और फिर वाकये को डकैती का रंग दे दिया। अभी जब तकलीफ में हो किसको याद करते हो? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हमारे साथ इस वक्त उस्मान उर्फ राजा, जो अपनी कज़न नैना से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन ऐसा नैना ने इसे क्या कहा कि इसने अपनी टांग पर खुद ही गोली मारी और उसको डकैती का रंग दे दिया। इस वक्त हमारे साथ उस्मान मौजूद है, इससे जानते हैं। उस्मान, क्या हुआ था सारा, क्यों आपने अपने पैर पे गोली मारी और उसको डकैती का रंग दिया? मैं छोटी छोटी बातों पे उससे हमारी लड़ाई हो रही थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आया हुआ था। तो डिप्रेशन में कुछ अल्फाज उसके सुन के, क्योंकि 5 साल रिलेशन को हो गए हैं, 5 साल में 100 वादे कसमें होते हैं, तो फिर उसी वजह से जब छोटी छोटी बातों से ज़्यादा लड़ाई हुई है ना, तो मैं कुछ ज़्यादा डिप्रेशन में आया हुआ था, जिस वजह से ये मेरे से मामला हुए हैं। तो ताकि फिर ये मामला डकैती का इसलिए मामला कर दिया ताकि उसकी इज़्ज़त पे ना बात ना आए, बस यही वजह थी सारी मामला ना। ये बताओ, जब आपने गोली मारनी थी अपने आप को, तो उससे पहले आप बात हुई थी, आपने बताया था कि आप ये करने जा रहे हो जब वो आपसे लड़ रही थी? जी, मैंने उसे बोला था क्या बोला था? कि यार ऐसे नहीं करो, मैं मर जाऊंगा, आपको पता है। मैंने ये बात उससे बोली थी। नहीं, क्या ऐसा हुआ था जो आपने उसे कहा कि मैं मर जाऊंगा और तुम ऐसा ना करो? मैं उससे ये बात कर रहा था कि यार अपने अल्फाज देखो, ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। क्या कहा था उसने, कैसे अल्फाज यूज़ किए थे? जब लड़ाई ज़्यादा होगी ना, लास्ट पे उसने कहा था कि मर जाओ, जान छोड़ दो, मेरी ज़िंदगी से चले जाओ ना। अच्छा, तब उसने लास्ट ये अल्फाज बोले थे। तब मैंने उसे कहा था यार गलत बात कर रही हो, मुझे तकलीफ़ हो रही है, ऐसा नहीं बोलो, और जो मर्ज़ी बोल रही है मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये अल्फाज नहीं बोलो मुझे। ये लास्ट उसके ये अल्फाज थे। तो पहले भी वो इस तरह आपसे बात करती थी, इस तरह कहती थी आपको? नहीं, पहले इस तरह बात नहीं करती वो मुझसे। कितना अरसा हुआ था कि आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और सबसे पहले किसने ये इजहार किया कि वो आपसे मोहब्बत करती है या आप उससे मोहब्बत करते हो? हमारी मोहब्बत को ये 5 साल हो गए तकरीबन। तो सबसे पहले इजहार जो है मुझे उसी ने किया था। 2019 था, तब उसने मुझे मैसेज किया था, कॉल की थी। तब उसने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया था कि मैं आपसे ना इस तरह मोहब्बत करती हूँ, तो मैं आपकी कज़न बात कर रही हूँ, ये वो। तो मेरा भी इंटरेस्ट आ गया उसमें, तो उनका चलो कज़न है, मैं शादी कर लूँगा, ऐसे ज़िंदगी गुजार लेंगे। तो फिर मेरी भी उससे तब बातचीत शुरू हो गई थी। क्या करती है वो? स्टडी कर रही है। कहाँ पर? क्या पढ़ रही है वो? ICS कर रही है, फर्स्ट ईयर में है। और आप क्या करते हो? मैं अभी वर्क कर रहा हूँ वर्कशॉप गाड़ियों का ना, मैकेनिकल। तो उसे इस चीज़ से एतराज़ तो नहीं था कि आप मकैनिक हो, वो ICS कर रही है? नहीं, उसे मेरी ऐसी किसी चीज़ से एतराज़ नहीं है। जो आपने किया है, ये समझते हो आपने ठीक किया और ये सच्ची मोहब्बत है आपकी? किया तो मैंने गलत है, पर मोहब्बत मेरी सच्ची है। तो उसे एहसास हुआ है जब आपने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, अपनी जान लेने की कोशिश की, उसको बताया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसे अब एहसास हुआ है? चाहे वो मेरी नज़रों के सामने नहीं भी ना, तो फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि उसे एहसास हुआ होगा। अब यहाँ पे आप यहाँ पर हवालात में बंद हो, अभी आप पे मुकदमा भी हो गया है कि आपने झूठी कॉल चलाई, डकैती का ड्रामा रचाया। तो अभी तक क्या ऐसी उसकी तस्वीर आपके ज़हन में, आंखों में आ रही है? क्या ऐसे उसके अल्फाज हैं, जो बातें हैं जो आपके दिमाग में गूंज रही हैं? मुझे बस सिस्टम उसकी रोती हुई शक्ल नज़र आ रही होगी। उसकी शक्ल नज़र आ रही है? रोती रोती भी? जी। और अगर वो रो ही ना रही हो फिर ऐसा नहीं हो सकता। किस तरह कह सकते हो? एक एक पल, एक एक चीज़ उसकी जानता हूँ। 5 साल गुजरे एक दूसरे के साथ, तो वो ये बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि वो रो रही होगी। तो फिर क्यों गोली मारी खुद को? तब कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में आया हुआ था ना, तकलीफ़ हद से ज़्यादा हुई थी। तो इसका मतलब है आपसे ज़्यादा तकलीफ उसको पहुंची होगी जिससे आप मोहब्बत करते हो, जिसके लिए आपने गोली मारी है। तो मेरे दिमाग में ये थी कि यार मर जाऊंगा, सब मामला सही हो जाएंगे, ताकि ना इसकी आंखों के सामने आऊँगा, ना दोबारा ये अल्फाज बोलेगी मुझे।
तो अब जब आप यहाँ से चले जाओगे, ज़मानत हो जाती है आपकी, या फिर आप जितनी भी सज़ा काटते हो, तो उसके बाद जब बाहर जाओगे तो किससे सबसे पहले मिलोगे अपनी ये जो जिससे मोहब्बत करते हो आप लड़की से? सबसे पहले तो अपनी सारी बातें माँ से मिलूँगा, इसके बाद से बात करूँगा ज़रूर, मैं इसके पूछूँगा ज़रूर, अभी भी पूछोगे और अभी भी बात करोगे? से पूछूँगा। अगर ये हाँ करती ना, कहती है कि वाकई भी इसके जो लास्ट अल्फाज थे ना, उसको नज़र में रखते हुए अगर ये मुझे कहेगी ना कि हाँ मुझे तकलीफ़ हुई है तुम्हारे ऐसे कुछ करने से, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, तो फिर मैं उसे अपनाऊँगा। और अगर वो कहती है मुझे तकलीफ़ नहीं हुई और तुमने जो काम किया है ये बहुत गलत काम किया है, फिर क्या करोगे? अभी जो तुम्हें तकलीफ़ पहुंची है इससे डबल तकलीफ़ पहुंचेगी तुम्हें। मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपनी माँ के नाम गुजारूँगा। माँ बाप को पता है आपके और उसके घर वालों को कि आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? कब शादी होनी थी? पता है, माँ बाप को पता है, मेरे घर में भी पता है, उसके घर में भी पता है। तो ये ज़हन में आया कैसे कि आपने खुद को गोली मारनी है और फिर ये रंग जो है डकैती का देना है? कहाँ से पिस्टल आया, कैसे सारा सीन बनाया, ये तो बताओ। गोली मारनी ये तो तकलीफ़ की वजह से इस तरह हुआ है ना मेरे साथ, पर ये पिस्टल मेरे दोस्त से लिया हुआ था। वो दुबई गया हुआ है, शाहज़ेब, उससे लिया था, तब मेरे पास था। कब लिया था? इसी काम के लिए लिया था? नहीं, ये मैंने काफ़ी अर्सा पहले लिया, वो जब यहाँ से बाहर गया है ना, तो तब ये मुझे पकड़ा के गया हुआ था, तब का वैसे की वैसे पड़ा हुआ था। तो ये बताओ कि फिर गोली मारी, फिर कैसे ड्रामा रचाया सारा? ये नहीं मालूम था कि पकड़े जाओगे? नहीं, डिप्रेशन में था, मुझे आगे कुछ नहीं था पता है, बस यही नज़र आ रहा था कि तकलीफ़ में हूँ, कुछ कर लेती हूँ, कुछ कर लूँगा, कुछ कर लूँगा, कुछ कर लूँगा, बस यही था। तो अभी जब तकलीफ़ में हो और ज़्यादा जब तकलीफ़ उठती है जिस्म में, टांग में, जहाँ पे गोली लगी हुई है, तो सबसे ज़्यादा याद किसकी आती है? किसको याद करते हो? अपनी माँ को। माँ के बाद किसको करते हो? किसको? और अपनी जो जिससे मोहब्बत करते हो उसको नहीं याद करते? उसी का नाम। याद करते हो? जी, क्या कहना चाहोगे के लिए? यही कहना चाहूँगा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अगर मेरे से करती हो ना, तो फिर हर चीज़ छोड़ के मेरे पास आ जाना। हमारे साथ इस वक्त SHO इमरान अनवार थाना लियाकताबाद मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि मुलजिम ने जो डकैती का ड्रामा रचाया उसको पुलिस ने कैसे बेनकाब किया। इमरान साहब ये बताइएगा कि पहले तो कॉल चलती है कि डकैती हुई है, जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस ने ये कैसे उसको अंदाज़ा हुआ पुलिस को कि ये जो शख्स है ये ड्रामा रचा रहा है? रात 4:13 पे पुलिस को 15 पे कॉल मसूल होती है, जिसमें उस्मान नामी कॉलर होता है जो बयान करता है कि उसके साथ 2 कश नामालूम होंडा CD70 पर सवार 2 कश ने गन पॉइंट पर वारदात की है और दौरान वारदात इसको फायर मारा है, जिस पर फौरी तौर पर जय वकूआ पर जाया जाता है। मुलज़िम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको हम इलाज मुआवजे के लिए रेफ़र करें ताकि मुलज़िम की जो जान है उसको वो बच सके। तो रेस्क्यू 1122 को कॉल की जाती है। इसी दौरान मुलज़िम से वकूए के बारे में 30 सवालात किए जाते हैं और CCTV चेक किए जाते हैं। रोड्स के ऊपर काफ़ी CCTV कैमरास मौजूद होते हैं, जिसमें CCTV कैमरा में कोई ऐसे 2 कश डाकुओं का वारदात करना साबित नहीं होता, जिससे ये जो वारदात थोड़ी मशकूक होती है। फौरी तौर पर मुलज़म को जो है जनरल अस्पताल बराए इलाज मुआवजा मूव किया जाता है। मुलज़म का जो मोबाइल फ़ोन है वो कस्टडी में ले लिया जाता है। वारदात के मशकूक होने में 3-4 चीज़ें नहायत अहमियत की हामिल थी, जैसे कॉलर जो उस्मान है वो बयान करता है कि वो अपनी बहन को बुलंदशहर गाड़ी दे के वापस घर चुंगी में जा रहा था। तो चुंगी और जो पिको मोड़ है ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रात के 4 बजे इसका पिको मोड़ पर मौजूद होने का कोई जवाज़ ही पेश नहीं कर सका। इसके अलावा जब इसके साथ वारदात हुई तो ये बजाय कि अपने घर वालों को उसकी कॉल पर इतला देता, इसने अपने चचा को जो है उनको वो इतला करता है और CCTV फुटेज में भी कुछ नहीं आता। तीसरा, जब ये हॉस्पिटल जाके इसके जब डॉक्टर साहब जो हैं इसके ज़ख़म का मुआयना करते हैं तो वो जो ज़ख़म है वो काफ़ी मशकूक पाया जाता है। तो इस सारी बुनियादों पर उसके साथ तफ्तीश अमल में लाई जाती है। इसी दौरान मुलज़म की हमारी प्रायोरिटी होती है कि सबसे पहले इसका इलाज हो, बाकी जो बातचीत है वो बाद में होती रहेगी।
तो जब उसका इलाज मुआवजा मुकम्मल हो जाता है और वो डॉक्टर साहब मुलज़म का बयान के बारे में तहरीरी तौर पर हमें बताते हैं कि ये बयान देने के काबिल है, तो उसके साथ फिर तफ्तीश का अमल शुरू किया जाता है और उससे बयान हासिल किया जाता है। इसी दौरान मुलज़म के जो मोबाइल फ़ोन है उसका थारोली एनालिसिस किया जाता है, जिससे उसकी कॉल्स, लास्ट कॉल उसने किसको की, किस जगह पे उसकी लोकेशन आ रही थी और उसके जो व्हाट्सएप पे चैट थी, तो उसका सारा एनालिसिस किया जाता है। तो वहाँ से बात यहाँ होती है कि इसका अपनी कज़न के साथ एक अफेयर चल रहा था और उनके दरमियान कोई नाराज़गी चल रही थी। 3:37 पे इसी किस्म का एक कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी कॉल है, इस किस्म का एक मैसेज पढ़ा जाता है, जिससे तमाम हक़ाइक़ खुलकर सामने आ जाते हैं। ये अपनी उस कज़न को करता है? जी, उस कज़न को करता है। और फिर इसी चीज़ को आगे लेके जब मज़ीद सवालात किए जाते हैं तो झूठ के कोई पैर नहीं होते। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। तो जब इसको लगा कि अब मैं झूठ बोल बोल के तंग आ गया हूँ और मैं पुलिस को नहीं मुतमईन कर पा रहा, तो फिर ये अपना एतराफ़ी बयान देता है कि मेरी कज़न है, उसके साथ मेरी नाराज़गी चल रही थी और जिसकी वजह से मैं डिप्रेस था और मैंने ये फायर अपने आप को खुद मारा है और इसको डकैती का रंग देने के लिए मैंने 15 पे कॉल कर दी है। इसके पास पिस्टल कहाँ से आया और फिर इसने मोबाइल से जब कॉल की तो उसके बाद इसने मोबाइल अपना छुपा दिया था कि फेंक दिया था? पिस्टल इसके पास घर में ही बताता है कि हमारे घर में है पिस्टल, वही पिस्टल इसके पास मौजूद था। तो मुलजिम जो है इससे पिस्टल बरामद कर लिया है? जी, मुलज़म के फ़र्द बयान के ऊपर जो हमने हॉस्पिटल में उसे फ़र्द बयान लिया, डॉक्टर साहब ने जब उसको कहा कि ये बयान देने के काबिल है, तो फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें इक़दाम खुदकुशी और फेक कॉल करने की दफ़ात शामिल है। तो मुलज़म को मज़ीद तफ्तीश के लिए हवाले इन्वेस्टिगेशन विंग किया गया है, तो अभी तफ्तीश उसे जारी है।